इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है आरिफ नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपनी वाइफ के साथ काफी मजे कर रहा था। वो दोनों तो एक ही साथ रहा करते और एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते। अब एक दिन आरिफ के पास उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त जिसका नाम लॉगर होता है वो आ जाता है। लॉगर आरिफ को बता रहा था कि मुझे तुम्हें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज दिखानी है, इसीलिए मेरे साथ चलो। आरिफ भी अपने दोस्त के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है और उसके साथ चला जाता है उसकी फैक्ट्री के अंदर। लेकिन आरिफ को बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ लॉगर ने अपने ही दोस्त आरिफ को चकमा दे दिया और उसे अपनी फैक्ट्री के अंदर ही पकड़ कर रख लिया। दरअसल बात ये थी कि लॉगर आरिफ की वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन अब उसकी शादी होने के कारण वो उनके बीच में नहीं आ सकता। इसीलिए लॉगर ने इतने सालों की मेहनत में एक टाइम मशीन बनाई होती है जिसमें कि वो असली वाले आरिफ को बिठाकर टाइम में पीछे भेज देगा। लॉगर तो किसी भी तरीके से अपना हुलिया बदलता है जिससे कि वो पूरा का पूरा आरिफ दिखने लगा था और अब वो खुद जाकर आरिफ की जिंदगी जिएगा और उसकी वाइफ से प्यार करेगा। लॉगर ने तो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर टाइम मशीन को भी ऑन कर दिया होता है जिससे कि आरिफ कई 100 साल पीछे चला गया था। आरिफ तो डायरेक्टली टाइम ट्रेवल करके डायनासोर्स के जमाने में पहुंच जाता है जहां पर इंसान अभी तक डेवलप ही नहीं हुए थे। वहां पहुंचते ही आरिफ की मुलाकात छोटे छोटे एप से हुई थी जो कि आरिफ को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हालांकि आरिफ उन सारे एप्स को इशारों के माध्यम से समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन एप्स को ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती क्योंकि उनका दिमाग अभी तक इन सारी चीजों के लिए रेडी नहीं हुआ है। यानी कि आरिफ पूरी तरीके से इस जगह पे फंस गया है जो अपने टाइम में वापस कभी जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए अब आरिफ ने उन्हीं सारी एप्स के साथ थोड़े दिनों तक रहना स्टार्ट कर दिया था। एप्स तो आरिफ को अपनी मॉम की तरह मान रहे थे जो उससे लिपट कर सोए हुए होते हैं, लेकिन आरिफ को उस जगह के बदलते मौसम का काफी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा था। अब जब कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं तब आरिफ ने डिसाइड किया कि वो अपने जैसे लोग यानी कि आदिवासियों को ढूंढेगा क्योंकि वो पूरी जिंदगी इन एप्स के साथ नहीं रह सकता। इसीलिए आरिफ बिना देरी किए अपने सफर के लिए जंगल में निकल पड़ा। हालांकि उसे रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर और सांप दिखाई देते हैं जो उसकी जान ले सकते थे, लेकिन फिर भी आरिफ आगे बढ़ता ही गया। अब अचानक आरिफ के सामने एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है जो कि आरिफ को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी आरिफ ने नोटिस किया कि ये डायनासोर तो फीमेल डायनासोर है और वो तो सिर्फ अपने अंडों की सुरक्षा कर रही थी। इसीलिए आरिफ ने इशारों के माध्यम से डायनासोर को समझा दिया होता है कि वो उसके अंडे को कुछ नहीं करेगा, जिससे कि वो डायनासोर भी आरिफ को छोड़ देती है। अब यहाँ आरिफ को रास्ते में मधुमक्खी का एक बहुत ही बड़ा छत्ता दिखाई देता है जिसे कि वो हाथ में लेकर उसके अंदर की हनी खाने लगा था, बट उसे पता ही नहीं होता कि बड़ी वाली मधुमक्खी उसका पीछा करने लगी है जिसका साइज सच में काफी बड़ा था। आरिफ तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही पेड़ के पीछे जाकर छुप गया होता है, लेकिन तभी भी मधुमक्खी ने उसे ढूंढकर डंक मार दिया था। पर यहाँ आरिफ की नजर जब पेड़ पर गई तब वहाँ कुछ आदिवासी बैठे थे जो कि उसे बेहोश वापस से कर देते हैं। वो सभी तो आरिफ को उठाकर अपनी गुफा में लेकर आ गए थे जहाँ बाकी आदिवासी रहा करते थे। आरिफ को जब थोड़ी देर बाद होश आया तब वो उन आदिवासियों को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सेम रिएक्शन आदिवासियों का भी था क्योंकि इस तरीके के कपड़े उन लोगों ने आज तक नहीं देखे होते। अब वो सारे आदिवासी चाह रहे थे कि वो आरिफ को मार कर खा जाएं, लेकिन आरिफ तुरंत ही उन आदिवासियों के सरदार के पास जाता है और उन्हें समझाने लगता है कि वो भी तुम्हारी तरह इंसान है लेकिन फ्यूचर से आया है। हालांकि उन आदिवासियों को इंसानी भाषा बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन आरिफ ने उसे इशारों में समझा दिया होता है जिससे कि सभी आदिवासियों को समझ आ चुका था कि आरिफ उनके लिए कोई खतरा तो नहीं है। अब उस आदिवासी कबीले वालों के पास कारगा नाम का एक दूसरा राजा आता है जो कि उस कबीले को पूरी तरीके से तहस नहस करके अपने में शामिल करना चाहता था। कारगा की सेना बहुत ज्यादा बड़ी होती है जिससे कि वो जो चाहे वो करता था। कारगा इस वक्त उन सभी दूसरे बस्ती वाले आदिवासियों में से कुछ लोगों को चुनने आया होता है जो उसकी सेना में शामिल हो जाए। उन सभी में से तो कारगा ने आरिफ को भी चुन लिया था जो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब आरिफ दूसरे बस्ती वाले आदिवासियों के कब्जे में हो चुका था। रास्ते में चलते दौरान टेसो नाम के एक आदिवासी का हाथ पत्थर पे लग के टूट गया था जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। हालांकि इस समय में मेडिकल साइंस बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई थी, इसीलिए उन आदिवासियों को लगने लगा होता है कि टेसो मर चुका है और वो उसके ऊपर पत्थर रखने लगे। लेकिन तभी आरिफ उनके पास आकर कहता है कि इसे तो मैं पल भर में ठीक कर सकता हूँ। आरिफ ने तो टेसो का हाथ पकड़ा और उसे सीधा कर दिया जिसके ऊपर वो कुछ अजीब तरीके की मलहम लगाता है और फिर एक लकड़ी उसके हाथ से बांध देता है जिससे कि वो सीधी रहे। टेसो पूरी तरीके से ठीक हो गया था और बाकी आदिवासी आरिफ की इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। कबीले में आने के बाद टेसो के पिता जिसका नाम काउलिया था वो आरिफ को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि उसने मेरे बेटे की जान जो बचाई थी।
कावलिया को हाल ही में अपने बेटे के रूम में से अजीब तरीके की कलाकृति के मुखौटे मिले थे। जब कावलिया अपने बेटे से पूछता है तो वो बता रहा था कि मुझे ये सारी कलाकृति करना बड़ा पसंद है, लेकिन कावलिया इन सारी चीजों से खुश नहीं होता क्योंकि उसने बताया कि कुछ सालों पहले मेरे फादर ने आसमान से एक उड़न तश्तरी लैंड होते हुए देखी थी। उसमें से कुछ लोग बाहर आकर जो कि फ्यूचर से आए थे उसे फुटबॉल देकर गए, लेकिन जब उसके फादर उड़न तस्तरी के थोड़ा पास गए तो वो पूरी तरीके से जल चुके थे और उनकी मौत हो गई। तभी से ही कावलिया चाहता था कि वो जरा भी अजीब चीजों को एकदम से इग्नोर करे और मॉडर्न लोगों को हमसे दूर रखे। कावलिया का मानना था कि जो भी मरता है वो आसमान की गहराई में चला जाता है, इसीलिए उसने एक बड़ी सी टावर बनाया था जिससे कि वो अपने फादर को वापस जिंदा करे। और अब कावलिया आरिफ को कहता है कि वो एकदम टॉप पर जाकर मेरे फादर को लेकर आ जाए। आरिफ को भी अब मजबूरन ये बात माननी पड़ी और वो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। एकदम टॉप पर पहुंचने के बाद वहां पर कावलिया के फादर तो नहीं लेकिन एक आदमी मौजूद था जिसे कि पहले उसने भेजा होता है। उस आदमी ने तो जैसे ही आरिफ को देखा तो वो ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। यहाँ आरिफ को पता चल जाता है कि ये सारी चीजें एक मिसकंसेप्शन है जो कि इन आदिवासियों के मन में बैठ चुकी थी। आरिफ तो कैसे भी करके नीचे उतर जाता है। सारे आदिवासी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो भी आज तक उस टावर के एकदम ऊपर गया था वो जिंदा कभी लौट कर ही नहीं आया। आरिफ वो पहला शख्स होता है जिसने ऐसा कर दिखाया था। टेसो अब आरिफ को लेकर अपने गुफा में चला गया था जहाँ पर उसने बहुत ही अलग अलग टाइप की कलाकृति बनाई होती है। आरिफ तो टेसो की इन कलाकृति को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। टेसो ने तो आरिफ को ये भी बताया था कि मैंने अपने पीठ के पीछे अपनी प्रेमिका की फोटो बनाकर रखी है जिसका नाम मिनी था और वो दूसरे कबीले के राजा की बेटी थी। अब यहाँ जब टेसो आरिफ के साथ अपने फादर कावलिया के पास आता है जहाँ पर मीटिंग चालू थी, तब कावलिया टेसो से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है जिससे तुम शादी कर लो, लेकिन टेसो ने बताया कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। ये सारी बातें जानने के बाद कावलिया काफी गुस्सा होकर अपने बेटे और आरिफ को यहाँ से बाहर निकाल देता है। टेसो आरिफ को लेकर तुरंत ही मिनी के पास चला गया था जिससे कि वो प्यार करता है। हालांकि मिनी आरिफ को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि उसने उसके फादर का मजाक उड़ाया था, लेकिन आरिफ ने सही समय पर मिनी को शो कर दिया होता है कि टेसो ने पीठ पर उसका चित्र बनाया है, जिससे कि मिनी मान जाती है और अपने कबीले में रखने के लिए कहती है। अब आरिफ उस कबीले में आकर सारे आदिवासियों से कहने लगा था कि भले ही मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, लेकिन मुझे जितनी भी टेक्निक्स आएंगे मैं उसकी मदद से तुम सभी की हेल्प करूंगा जिससे कि हम साथ में मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए अब आरिफ ने टेसो के साथ मिलकर बनाए गए सारी चीजें इकट्ठा कर दी और उससे अलग अलग टाइप की चीजें बनाई जिससे कि आदिवासियों को काफी आसानी हो रही थी उनके काम करने में। अब तो आदिवासी पका हुआ खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि उन्हें काफी पोषण भी मिल रहा था। धीरे धीरे करके उनकी पूरी बस्ती एक मॉडर्नाइज कॉलोनी में बदल जाती है। लेकिन जब ये सारी बातें कावलिया को पता चली तब उसने अपने सरदार कारगा को भेज दिया था ये सारी चीजों की छानबीन करने के लिए। कारगा तो अपने सभी आदमियों के साथ मिलकर कबीले में आ जाता है और आरिफ द्वारा बनाई गई सारी चीजों को तहस नहस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब आरिफ और टेसो को ये बारे में पता चला तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उनकी बनाई गई सारी मॉडर्न चीजें अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती हैं और अब उन्हें किसी भी तरीके से ये सारी चीजें ठीक करनी होंगी। आरिफ टेसो के साथ तुरंत ही कावलिया के पास आ चुका था और उससे धमकी देता है कि तुम जल्द से जल्द हमारी भरपाई कर दो, नहीं तो आगे चलकर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन कावलिया तो ये सारी चीजें मान ही नहीं रहा था। तब जाकर आरिफ कावलिया और उसके बाकी लोगों को एक फुटबॉल मैच के लिए इनवाइट करता है जिसके अंदर अगर वो जीत गया तो कावलिया और उसके सभी लोग उसके बस्ती वालों को परेशान नहीं करेंगे और अगर आरिफ हार गया तो वो टावर बनाकर कावलिया के फादर को वापस लेकर आएगा। यहाँ पर आरिफ को लग रहा था कि इन सभी को फुटबॉल खेलना नहीं आता, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। कावलिया और उसके सभी साथी तो काफी अच्छी फुटबॉल खेलते थे। अब अपने कबीले में वापस आने के बाद आरिफ ने नोटिस किया कि यहाँ पर तो किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसे लोगों को चुनता है जो ये फुटबॉल खेल सकते थे। वो उन्हें काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देता है और प्लानिंग करता है कि हमें किस तरीके से खेलना होगा। और अब कड़ी मेहनत करने के बाद मैच का भी दिन आ चुका था। कावलिया और आरिफ के टीम के बीच मैच स्टार्ट होने पर कुछ समय बाद ही कावलिया की टीम के सारे मेंबर्स काफी लगातार गोल करते जा रहे थे। उनका तो 4 गोल हो चुका था और वहीं आरिफ की टीम का 0 गोल्स। लेकिन फिर भी आरिफ अपनी टीम मेट्स के साथ जो प्लान बनाया होता है उस हिसाब से चलते हुए 1-2 गोल और कर देते हैं। बट कावलिया के साथी थोड़ी चीटिंग भी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने डायनासोर्स की मदद से कई सारे साथियों को हवा में उड़ा दिया था। अब आरिफ को इतना तो पता चल गया होता है कि उसे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। उसने बड़ी मुश्किल से कई सारे गोल करना भी स्टार्ट कर दिया।
और अब गोल हो चुका होता है 4-4 की बराबरी पर, जिससे कि गोलकीपर के होश उड़ जाते हैं और अब एक गोल एक्स्ट्रा करने के कारण आरिफ ये मैच जीत चुका था। काउलिया भी आरिफ की तारीफ करता है और बताता है कि हम आगे से तुम्हारी कबीले को कभी परेशान नहीं करेंगे। जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पर एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन हो गया था, जिसमें से एक लेडी बाहर निकलती है। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि आरिफ की वाइफ थी, क्योंकि जब लॉगर आरिफ का भेष बदल के उसके पास आया था तब वो अपना आंख बदलना भूल गया, जिससे कि आरिफ की वाइफ को बहरूपिये का पता चल जाता है और इसीलिए वो टाइम मशीन की मदद से यहाँ पर उसकी मदद करने आ गई। आरिफ भी अब बहुत ज्यादा खुश था, जो सारे आदिवासियों को बाय करके अपनी वाइफ के साथ पुरानी दुनिया में आ जाता है। उसने तो अपनी जगह पर लॉगर को ही टेलीपोर्ट कर दिया था उन आदिवासियों की दुनिया में, और अब आदिवासियों को पता था कि ये एक बहरूपिया है, इसीलिए सभी लोग लॉगर की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहे थे और हमारी कहानी भी इस तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।